उसमें से मोहम्मद साहब ने कहा मुझे हिंद से ठंडी हवाएं आती हैं, तो अलामा इकबाल ने शेर कहा इस पर। इकबाल ने कहा मीरे अरब को आई, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो पूरब के देश भारत को विश्व गुरु कहते हैं, पश्चिम के देशों को भारत से ठंडी हवा आती है, और उत्तर में जो यूरोप के लोग हैं, कोलंबस किसको खोजने निकला था? कोलंबस अमेरिका खोजने नहीं निकला था, कोलंबस भारत को खोजने निकला था। और भारत को क्यों खोजने निकला था? क्योंकि उसने सुना था कि भारत सोने की चिड़िया है, सुना था कि भारत में दूध दही की नदियां बहती है। तो उत्तर में कोलंबस को नजर आता है भारत सोने की चिड़िया है, पूर्व में चीन जापान को समझ में आता है भारत विश्व गुरु है, पश्चिम में अरब को लगता है ठंडी हवाएं आ रही है, और मेरे देश के लोग कहते हैं हम तो हैं ही नहीं। तब दीनदयाल जी ने कहा हम हैं, हम थे और हम रहेंगे, और इसलिए हमको अपनी जड़ों पे जाकर खोजना होगा उन सवालों के जवाब जो युग के सवाल हैं। और उन्होंने उन सवालों के जवाब में एक बात कही कि दुनिया की सारी विचारधाराएं एक ही बात पर टिकी है, एक सवाल पर टिकी है, और वो सवाल यह है हु इज ह्यूमन बीइंग, मानव कौन है, मानव का परिचय क्या है, मानव की पहचान क्या है। तो बड़ी बहस के बाद पश्चिम ने कहा मानव व्यक्ति है, व्यक्तिवादी हो गए लोग। कुछ ने कहा मानव तो समाज है, समाजवादी हो गए लोग। और जो व्यक्तिवादी हो गया वो समाजवादी नहीं हो सकता, और जो समाजवादी हो गया वो व्यक्तिवादी नहीं हो सकता। व्यक्ति बनाम समाज का समीकरण पश्चिम ने पैदा कर दिया। दीनदयाल जी ने कहा तो गलत है, व्यक्ति बनाम समाज नहीं होता, वरन व्यक्ति और समाज जहां एकात्म हो जाते हैं वहां मानव पैदा होता है। व्यक्ति बनाम समाज नहीं, व्यक्ति एकात्म समाज। और दीनदयाल जी ने कहा तो पश्चिम का संदर्भ है, मानव केवल व्यक्ति नहीं है, मानव केवल समाज नहीं है, और मानव इस प्रकृति से कटा हुआ प्राणी भी नहीं है, मानव सृष्टि का हिस्सा है। और ये सृष्टि जो दिखती है वही नहीं है, एक परमेष्टि भी है। तो दीनदयाल ने कहा व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, इन चारों की एकात्मता का नाम है मानव। और इसलिए और नीतियां बनाने वालों, तब कानून बनाने वालों, व्यवस्था करने वालों, इस मानव को पहचानो ये व्यक्ति नहीं है, इस मानव को पहचानो ये समाज नहीं है, इस मानव को पहचानो ये केवल प्रकृति नहीं है, इस मानव को पहचानो ये केवल परमात्मा नहीं है। ये व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, इसकी एकात्मता का नाम है। आज मानव क्यों परेशान है? आज मानव इसलिए परेशान है कि कभी हम व्यक्ति को ध्यान में रख करके, हर व्यक्ति का अधिकार, बच्चों के अधिकार अलग, महिलाओं के अधिकार अलग, बूढ़ों के अधिकार अलग, युवकों के अधिकार अलग, व्यक्ति के लिए कानून लाते हैं, कभी समाज के लिए बनाते हैं, प्रकृति को भूल जाते हैं। अमेरिका है ना, विकसित देश कहलाता है, उस अमेरिका में 3% लोग हैं, 3% लोग हैं 23% खाते हैं, 3% लोग 23% कंज्यूम करते हैं, और 27% विश्व को पोल्यूट करते हैं। पॉल्यूशन में जिनका कंट्रीब्यूशन 27% है, कंजम्पशन में 23% है, और आबादी 3% है। इसको विकास कहते हैं, ये विकास का मॉडल है। 3% लोग 27% पॉल्यूशन करते हैं। और इसे दीनदयाल जी कहते हैं इन चारों को समन्वित रूप से देखकर जो विचार कर सके ऐसे मानव की साधना करो। और उन्होंने विस्तार से बताया व्यक्ति क्या है, समाज क्या है, सृष्टि क्या है, परमेष्टि क्या है, इनका इंटरेक्शन कैसे होता है, और किस तरह से पश्चिम में जब से राष्ट्र राज्य आया है, तब से सारी पारंपरिक संस्थाएं ध्वस्त हो गई। अपना भारत तो फिर भी बचा हुआ है, पर दुनिया में परिवार संस्था नष्ट हो रही है, दुनिया में ग्राम संस्था नष्ट हो रही है, दुनिया में पंचायत संस्था नष्ट हो रही है, दुनिया में पड़ोस धर्म नष्ट हो रहा है। मानव जो अनेक समष्टिगत इकाइयों में जीता है,
उन इकाइयों का ध्वंस होकर के केवल सरकार, राष्ट्र, राज्य और मानव का संचालन कौन करेगा? क्या सरकारें और कानून चलाएंगे मानव को? दीनदयाल जी कहते हैं सरकारें और कानून ये तो समाज की नकारात्मक ताकत है, समाज की सकारात्मक ताकत है संस्कार। मानव संस्कार से चलेगा कि मानव कानून से चलेगा, मानव समाज से चलेगा कि मानव सरकार से चलेगा। और इसलिए संस्कारों की शाला कोई स्कूल नहीं है, संस्कारों की शाला परिवार है। उन्होंने कहा माता प्रथम गुरु, माँ यह पहली गुरु है। और इसलिए वो दीनदयाल जी कहते हैं सारी व्यवस्थाएं बाद में कीजिएगा, सबसे पहली मानव की आवश्यकता है शिक्षा और संस्कार। जो समाज अपनी संतति को शिक्षा और संस्कार से वंचित रखती है वह समाज कहलाने का अधिकारी नहीं है। पर आज हम सोचें कि अपने बच्चे को हम लोग करवाते हैं, MBA करवाते हैं, CA करवाते हैं, उसको बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, पर क्या उसको परिवार सिखाते हैं? क्या उसको संस्कार बताते हैं? क्या उसको ये ध्यान में आता है कि मैं इनसे जुड़ा हूं, मेरे रिश्ते हैं, हम रिश्तों में जीते हैं। मानव रिश्तों में जीता है, पश्चिम ने मानव को कॉन्ट्रैक्ट में जीना सिखा दिया। तू मुझे को ये देगा, मैं तेरे को ये दूंगा। क्या माँ और पुत्र का रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है? क्या पति और पत्नी का रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है? क्या भाई और बहन का रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है? ये जो जीवंत रिश्ते हैं, इन जीवंत रिश्तों को मारने वाली व्यवस्था अमानवीय है। और यह अमानवीय व्यवस्था आज जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न पैराडाइम, इसने मानवता पर प्रहार करके इसको छीना हुआ है। और इसलिए जरूरत है द पैराडाइम शिफ्ट। इस पैराडाइम को शिफ्ट किया जाए, इस एकात्म मानव को समझा जाए। विषय रखा हमने प्रासंगिकता। जो सनातन होते हैं, जो सनातन होता है वो कभी अप्रासंगिक नहीं होता, लेकिन सनातन की हर युग में पुनः व्याख्या करनी होती है। सनातन धर्म के प्रकाश में युग धर्म का अनुसंधान करना होता है, और यह युग धर्म का अनुसंधान करना यह हमारा काम है, यह हमारा काम है। इसलिए एकात्म मानव के अधिष्ठान पर शिक्षा कैसी हो, अर्थव्यवस्था कैसी हो। आज दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है बेरोजगारी? भारत में तो जिसको बेरोजगारी कहते हैं उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। बेरोजगारी शब्द पर्शियन का है, हिंदी का नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट अंग्रेजी का है। हिंदी और भारतीय भाषाओं में बेरोजगारी के लिए कोई शब्द ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि भारत का समाज इसकी कल्पना नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति पैदा होता ही अपनी मां के वक्ष में दूध प्राप्त करता है, खाना प्राप्त करता है, वैसे ही परिवार में ही रोजगार प्राप्त करता है। बेरोजगार कोई हो सकता है, इसकी भारतीय समाज कल्पना नहीं करता, इसलिए किसी भारतीय भाषा में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। और दीनदयाल जी कहते हैं जैसे प्रत्येक को वोट राजनीतिक लोकतंत्र का निकष है, निकष यानी पैमाना, कसौटी। जैसे राजनीतिक लोकतंत्र में हर वयस्क को वोट लोकतंत्र का निकष है, वैसे ही अर्थव्यवस्था में हर वयस्क को कार्यावसर यह आर्थिक लोकतंत्र का निकष है। जो अर्थव्यवस्था अपने संतानों के कार्यावसरों को छीनती है, रचनात्मकता को छीनती है, सृजनात्मकता को छीनती है, उनको नौका बनने को बाध्य करती है, वह अर्थव्यवस्था तानाशाही है, वह अर्थव्यवस्था अमानवीय है। आज का तथाकथित ग्लोबलाइजेशन इसी दिशा में जा रहा है। दीनदयाल जी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था इसको दुरुस्त करना हो तो दो शब्दों की साधना करो। ये दो शब्द मंत्र है, एक है स्वदेशी और दूसरा है विकेंद्रीकरण। राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से एकात्म होना चाहिए, आर्थिक और राजसत्ता ये विकेंद्रित होनी चाहिए।
ये परिवार, ग्राम, पंचायत उन तक जानी चाहिए। विकेंद्रित व्यवस्था ही हर व्यक्ति के सृजन की साधना को अवकाश दे सकती है। केंद्रीकरण होगा। अभी मैंने सुना, कोई आंकड़ा देख रहा था मैं, कहा कि भारतवर्ष को 45 करोड़ रोजगार चाहिए, और अभी जो हम प्लान कर रहे हैं वो है कि हम अधिकतम 10 करोड़ दे सकते हैं। बाकी क्या होगा? तो रोजगार यानी क्या है, इसका भी परिभाषा करनी चाहिए। रोजगार नौकरी नहीं है, सृजन। देश की प्रतिभा को इनोवेशन का, सृजन का अवसर होना चाहिए, और इसके लिए जिस प्रकार का समाज चाहिए, ये काम सरकारों से हो जाएगा। अभी मुख्यमंत्री है शिवराज जी, आप कहेंगे कि महेश इतना बोल रहे हो, शिवराज जी करते हैं ऐसा? आज की ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में जो आप काम करोगे, आज की जो सामाजिक परिस्थिति स्थिति है उसमें जो आप काम करोगे, जहां व्यक्तियों के लोभ, लालच, जहां व्यक्तियों के भीतर मुनाफाखोरी, मुफ्तखोरी, ऐसे कुसंस्कार भर दिए गए हैं। कुसंस्कारों से जो विधि हुई सामाजिकता है वो एक आत्म मानव का साक्षात्कार नहीं कर सकती। इसके लिए संस्कारक्षम समाज चाहिए। संस्कारक्षम समाज के लिए दीनदयाल जी कहते हैं कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो आवश्यकता है लोकमत परिष्कार की। लोकमत को परिष्कृत किया जाए। उन्होंने मंत्र कहा, उन्होंने कहा सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक है। मतदान सिद्धांतहीन रहेगा और उसमें से उत्पन्न होने वाली राजनीति सिद्धांतवादी रहेगी, ये हो नहीं सकता। और इसके लिए उन्होंने कहा मतदाता को मतवान बनाओ, और जनसंघ के माध्यम से उन्होंने कोशिश की कि जनसंघ पार्टी लोकमत परिष्कार की पार्टी बने। और इसलिए उन्होंने कहा, जो किसी ने उनको सलाह दी कि हम 4, 5, 10 स्थानों को चुने और वहां जीत करके आ जाएं, देश भर में चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव हारते हैं। दीनदयाल ने कहा नहीं, हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते, हम चुनाव लड़ते हैं समाज के समक्ष अपनी विचारधारा और अपना नेतृत्व, अपनी विचारधारा और अपना नेतृत्व ये समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और उसी का परिणाम था कि जनसंघ अखिल भारतीय पार्टी बनी। नहीं तो जैसे आज आजादी के आंदोलन के गर्भ से एक पार्टी पैदा हुई कांग्रेस, जो अखिल भारतीय थी, और उसके बाद जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयत्नों से एक पार्टी खड़ी हुई भाजपा, वो अखिल भारतीय। उसके बाद कोई अखिल भारतीय पार्टी खड़ी नहीं होती। सब पार्टियां क्षेत्रीय, जातीय, वांशिक ऐसी ही होती है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होना चाहिए ऐसा? और ये कौन ठीक कर सकता है? तो ये कोई पार्टी ठीक नहीं कर सकती, कोई नेता ठीक नहीं कर सकता, कोई सरकार ठीक नहीं कर सकती। इसके लिए आवश्यक है लोकमत परिष्कार। इसलिए मैं समझता हूं कि एकात्म मानववाद अतीत काल में जिसने भारत को गौरवान्वित किया, दीनदयाल जी ने 50 साल पहले व्याख्यात किया, उसकी प्रासंगिकता आज ज्यों की त्यों ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, शिवराज जी अधिक कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा समय हो गया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महेश चंद्र जी। मैं आज के मुख्य वक्ता एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता इस विषय पर अपना उद्बोधन हमारे सामने रखेंगे। एक सहज, सरल, सुलभ राजनेता, धरती पुत्र, कार्यकर्ता कम शिवराज सिंह जी का माल्यार्पण करने के लिए मैं अमिताभ जी से अनुरोध करता हूं कि वे पुष्पार्पण कर उनका स्वागत करें, पुष्पहार से उनका स्वागत करें। बैठेंगे सर, बैठेंगे 2 मिनट। एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता, जिन्होंने इस विचार को व्यवहार रूप दिया है, ऐसे आज के हमारे मुख्य वक्ता माननीय शिवराज सिंह जी।